हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में परिकल्पना क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है। आपको याद होगा कि हम इससे पहले बात कर रहे थे रिसर्च क्या है, रिसर्च कौन कर सकता है, एक रिसर्चर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम के स्रोत क्या है। तो रिसर्च के स्टेप में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना पड़ता है एक रिसर्चर को। तो आइए आज की वीडियो में बात करेंगे कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि रिसर्च क्या है, यानी रिसर्च क्या होता है, परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना हम क्यों करते हैं, यानी वाई का भी आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्यों करते हैं हम परिकल्पना का निर्माण। और फिर उसके बाद करेंगे कि फिर परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, हाउ, कैसी होनी चाहिए, यानी कैसी आपकी परिकल्पना आप करेंगे हम। और फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि वेयर, यानी कहाँ से, परिकल्पना के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम बहुत सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, खास करके जो एम्पिरिकल रिसर्च होता है, जो ऑब्जर्वेशन पर जो बेस्ड होता है, जो एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, उस रिसर्च में हमें परिकल्पना का निर्माण करना पड़ता है। तो परिकल्पना का अर्थ होता है अनुमान। इसका अगर इसको सीधा सा हम डिफाइन करें तो अनुमान इसका मतलब होता है। यानी कि जो भी आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च में, जो आप पाना चाहते हैं, उसके बारे में एक अनुमानित कथन को हम परिकल्पना कहते हैं। उदाहरण और सिंपल करके हम समझते हैं कि परिकल्पना क्या होता है। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, तो जैसे ही आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कुछ ही उसके बारे में पढ़ते हैं, जब थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं लिटरेचर का, तो एक प्रोबेबल सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाता है, एक उत्तर दिखने लगता है। तो जो दिखने लगता है अभी माइंड में, उसी को कहते हैं परिकल्पना, अनुकल्पना, उपकल्पना, कई नामों से जाना जाता है इसे। तो मैंने क्या बताया, मैं ये समझाने का प्रयास किया कि जैसे ही आप कोई समस्या की पहचान करते हैं, उस समस्या का जो संभावित उत्तर आपके दिमाग में आता है, वही है परिकल्पना। अभी वो संभावित है, अभी वो प्रूव्ड नहीं हुआ है, उसी को आपको प्रूव करना है। तो आप अपने रिसर्च में वही कंक्लूजन में प्रूफ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परिकल्पना को कैसे लिखता है, कैसे डिफाइन करता है। तो कभी कभी इसको लिखता है कि हाइपोथेसिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। पॉसिबल सॉल्यूशन भी कहता है कि आपके रिसर्च का पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो हाँ है। कहीं कहीं इसको लिखता है टेंटेटिव स्टेटमेंट। क्या ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है? तो बिल्कुल टेंटेटिव है, पॉसिबल है। कभी कभी इसको कहता है कि पॉसिबल आंसर। पॉसिबल आंसर बिल्कुल सही है कि देखिए, फाइनल आंसर नहीं है, क्या कह रहा है, पॉसिबल आंसर है, तो बिल्कुल पॉसिबल आंसर है। कभी कभी इसको कहते हैं एडुकेटेड गेस, एडुकेटेड गेसेस। जो अनुमानित, आप जो एक अनुमान करते हैं, गेस करते हैं, तो वो गेस है, तो बिल्कुल है। तो अभी आप देख रहे हैं ना, पॉसिबल, टेंटेटिव, पॉसिबल, गेस, यानी कि अभी ये प्रूव्ड नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये अनुमान है, अनुमान आप लगा रहे हैं। इसके बाद कहीं कहीं आप इसको प्रोबेबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन या प्रोबेबल सॉल्यूशन, वो एक ही बात है। तो संभावित कथन, अनुमानित कथन, संभावित उत्तर, ठीक है, एक एजुकेटेड गेस, ये सब को हम कह सकते हैं कि ये सारा का सारा हाइपोथेसिस है। तो आपको हमने क्या का अभी उत्तर दिया कि परिकल्पना क्या है, तो परिकल्पना यही है। चलिए अब बात करते हैं हम कि हम परिकल्पना क्यों करते हैं।
रिसर्चर को परिकल्पना का निर्माण क्यों करना पड़ता है? तो देखिए, रिसर्च में हम कोई सिद्धांत स्थापित करते हैं, रिसर्च में हम किसी समस्या का संभावित उत्तर देने का प्रयास करते हैं, किसी समस्या का समाधान देने का प्रयास करते हैं। तो आप जो समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभावित उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं किसी समस्या का, किसी प्रश्न का, वह एक थियरी बन जाता है, वह एक सिद्धांत बन जाता है। तो उस सिद्धांत को आपको साबित करना पड़ता है। आप ऐसे ही कुछ हवा में नहीं बात करते हैं। जो भी आप बात करते हैं वो आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, जो भी आप बात करते हैं उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो जो सिद्धांत आप देना चाहते हैं उसकी सहायता में, उसकी रोड मैपिंग के लिए हमें परिकल्पना का निर्माण करना पड़ता है। यानी कि परिकल्पना क्या करता है, क्यों करते हैं हम, यानी कि आपके रिसर्च में यह क्लियरिटी लाता है। तो ब्रिंग्स क्लियरिटी, ब्रिंग्स क्लियरिटी इन योर रिसर्च, इन रिसर्च, रिसर्च में आपके क्लियरिटी लेता है। उसके बाद दूसरा कि आप किस दिशा में जाएंगे अपने रिसर्च में, किस तरह अपने रिसर्च को ले चलेंगे, तो आपको ये गाइड करता है। तो परिकल्पना एक रिसर्चर को गाइड करता है, गाइड रिसर्चर, यानी जो अन्वेषण करता है, जो शोध करता है, उसको एक पॉसिबल पाथ, ब्लूप्रिंट, रोड मैप ये दिखाता है, रिसर्चर को गाइड करता है। तीसरा, अगर क्लियरिटी लाता है, रिसर्चर को गाइड करता है, उसके बाद प्रॉपर पाथ, प्रॉपर पाथ आपको दिखाता है। पाथ मतलब यहाँ पर रोड मैप दिखाता है, एक रोड दिखाता है कि आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना है, आपको कहीं भटकना नहीं है। क्योंकि रिसर्च में इस बात की संभावना होती है कि आप बहुत कुछ बताने के चक्कर में आप अपने मेन पॉइंट से भटक जाएं। तो मेन पॉइंट से आप भटके ना, उसको परिकल्पना का निर्माण करके आप इसको, अपने आप को उस तरफ ले जाने में आप अपने आप को बंधे रखते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि घोड़ा गाड़ी में, तो घोड़े के आँख के सामने ये लगा दिया जाता है, एक यहाँ ढक दिया जाता है दोनों, यानी कि सीधा देखना है, उसका मतलब है कि आप वो सीधा देखेगा। तो ठीक आप जब एक परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं तो आप अपने किस दिशा में जाना है आपको दिखने लगता है। उसके बाद आप किस तरह के आंकड़ों का चयन करेंगे, यानी कि डेटा सैम्पलिंग, डेटा का जो चुनाव करेंगे आप, आंकड़ों का चुनाव करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, डेटा सैम्पलिंग जब करेंगे उसमें आपकी मदद करता है। यानी कि बिना रिसर्च हाइपोथेसिस जनरेट किए हुए, बिना डेवलप किए हुए आप डेटा नहीं चुन सकते हैं। फिर पता ही नहीं चलेगा कि आपको कैसा डेटा लेना है, आपको किस तरह के डेटा को रिजेक्ट करना है, किस तरह के डेटा को रखना है, आपके रिसर्च से संबंधित कौन निर्धारित नहीं कर पाइएगा। तो ये परिकल्पना आपके डेटा कलेक्शन में आपकी मदद करता है। तो ये कारण है कि हम एक अपने रिसर्च में परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, तो अगर सीधी बात करें तो परिकल्पना पहली तो चीज़ कि सिंपल होना चाहिए, यानी कि सामान्य होनी चाहिए। परिकल्पना बहुत गूढ़ रहस्य वाली बात नहीं कहेंगे, बहुत इंट्रिकेट स्टेटमेंट आप नहीं देते हैं। परिकल्पना में आपका ऐसा होना चाहिए जो जनरल हो, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। कोई ऐसी गूढ़ बात नहीं कह दीजिए जो किसी को समझ में नहीं आए। तो पहला उसकी खासियत क्या होनी चाहिए, आप प्रयास करेंगे कि परिकल्पना सिंपल हो। दूसरा कि परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए, यानी कि आपका स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको मेजर किया जा सके। तो कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड यानी उसका मापन किया जा सके, उसका मापन संभव हो, उसका उत्तर संभव हो। यानी कि
अगर इसको हम और जनरलाइज करें, जो समाधान के लायक हो, समाधान के लायक हो, यानी कोई ऐसी बात अपने थेसिस में, आप अपने शोध में नहीं कहेंगे जिसका कोई मापन ही नहीं है, यानी कि जिसको हम करने के लायक ही जो नहीं है, उस वैसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो लॉजिकल होना चाहिए, यानी कोई इलॉजिकल बात, तार्किक होना चाहिए। कोई इलॉजिकल बात आपके रिसर्च में आपकी परिकल्पना के रूप में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसको प्राप्त करने में, ध्यान रखिएगा, जो भी आप परिकल्पना देते हैं, जो भी आप निर्माण करते हैं, सोचते हैं, उसको प्रूफ भी करना है, या ध्यान रखिएगा उसको टेस्टिफाई भी आप ही को करना है। इसलिए कोई ऐसा निर्माण मत कर लीजिए आपकी हालत खराब हो जाए उसको टेस्ट करने में। तो क्या होना चाहिए? जो लॉजिकल हो, लॉजिक पर बेस्ड हो। और चौथा, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हो, यानी डेटा शुड बी अवेलेबल, यानी कि आपका जो हाइपोथेसिस हो उसके लिए, उसको प्रूफ करने के लिए आंकड़े उपलब्ध हो, यानी कि डेटा कलेक्शन जिसका पॉसिबल हो। तो डेटा कलेक्शन जो है वो पॉसिबल हो, यानी कि संभव हो, पॉसिबल हो, संभावना उसकी है कि हाँ डेटा मिल जाए। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप समुद्र के बीच में जाकर डेटा कलेक्ट करना है आपके लिए साधन, और आपके पास साधन ही नहीं है। तो इसका ध्यान रख के करना चाहिए कि हम जो भी निर्माण कर रहे हैं, परिकल्पना जो दे रहे हैं, उसके लिए आंकड़े भी हमें उस बात को प्रूफ करने के लिए मिले। फिर उसके बाद समय और संसाधन दोनों का ध्यान रख करके ऐसे सिद्धांत को देने की कोशिश की जाती है। यानी समय भी ध्यान रखिए, क्योंकि रिसर्च में एक लिमिटेड टाइम मिलता है आपको एज ए रिसर्चर। ये नहीं कि आप अपने जीवन का 10 साल 15 साल एक ही टॉपिक को खोजने में देंगे, वो उसके लिए पर्याप्त समय है आपके पास, साधन हो, तो वैसे परिकल्पना का निर्माण। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि समय और साधन को ध्यान में रखकर, समय और साधन, टाइम एंड वेल्थ, टाइम एंड मनी, टाइम एंड मीन्स को ध्यान में रख करके किसी परिकल्पना का निर्माण करते हैं। और अगर बात करें तो हम कि जो इथिकल हो, यानी कि नैतिक हो, जिससे किसी समाज के लोगों का हर्ट ना हो, यानी कि उसको करने के बाद आपके राष्ट्र का नियम, आपके समाज का नियम भंग नहीं होता हो, वैसे ही परिकल्पना का निर्माण आप कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। हम अभी पढ़ रहे हैं कि परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। तो परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपके राष्ट्र के नियम, आपके समाज के नियम पर कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, तो किसी की भावनाओं को आहत करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सब है कुछ रिसर्च के। अच्छा, एक चीज़ और है कि इससे कि जो भी अब परिकल्पना है वो अभी अननोन है, वो अननोन होता है, यानी वो भी प्रूव्ड नहीं होता है। तो कोई ऐसी बात ही आप परिकल्पना में लेंगे कि जो अननोन है लेकिन उसको प्रूव्ड किया जा सके, यानी कि कैन बी प्रूव्ड, उसका प्रयोग करके आप उसे साबित कर सके, परिकल्पना आप वैसे ही निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम कुछ बात किए कि परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। फिर आते हैं, हम बात करते हैं कि परिकल्पना के स्रोत क्या है, कहाँ से हम परिकल्पना निर्माण कर सकते हैं। क्या कोई आदमी परिकल्पना निर्माण कर सकता है रिसर्च में और कभी भी कर सकता है? तो नहीं, इसका भी एक टाइम होता है, इसके भी कुछ नियम होते हैं, तो उसको ध्यान में रख करके करते हैं। तो ये इसीलिए मैं कहा कि इसका स्रोत क्या है, फ्रॉम वेयर, ठीक है, सोर्स कहाँ से मिलता है। तो देखिए, ये पहला स्टेप नहीं है रिसर्च में। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले रिसर्च में आए और एडमिशन लेने से पहले ही हम अपना कोई हाइपोथेसिस बना दिए। तो जो एडमिशन से पहले, चाहे समस्या से पहले आप बना लेते हैं, तो ध्यान रखिए वो परिकल्पना नहीं है, वह आपका पक्षपात है। आप किसी पक्षपात से ग्रसित है, किसी विचार से ग्रसित है और सिर्फ वहीं सोच रहे हैं। तो इसीलिए परिकल्पना कहाँ से मिलना होगा? तो परिकल्पना निर्माण से पहले आपके पास समस्या
की पहचान होनी चाहिए। यानी आप समस्या की पहचान पहले करते हैं, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले कि परिकल्पना का स्रोत क्या है, तो पहला यू मस्ट हैव द प्रॉपर प्रॉब्लम, यानी कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो समस्या से, तो पहला कहाँ से मिलेगा, तो प्रॉब्लम से। आपके पास प्रॉब्लम है तो फिर उसका आप तो टेंटेटिव सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा कि जिस विषय पर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उसके लिए उस विषय पर लिटरेचर का नॉलेज हो आपको, यानी कि रिलेवेंट लिटरेचर का कुछ ज़्यादा नहीं कुछ नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप बिल्कुल एकदम नील है गोल है तो फिर आप परिकल्पना निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो परिकल्पना के लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ मात्रा में साहित्य भी की समझ भी आपको हो। तो यानी कि लिटरेचर भी बहुत ज़रूरी है, साहित्य हो, विस्तृत साहित्य नहीं लेकिन कुछ लिमिटेड लिटरेचर हो। देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ कि हम रिसर्च में क्या करते हैं, रिसर्च में हम कुछ नया देने का प्रयास करते हैं, पूर्णतः नई बात नहीं किया जाता है रिसर्च में। रिसर्च तो मतलब री का मतलब फिर से, पुनः, अगेन एंड अगेन, फिर से आप सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले से सर्च किया हुआ चीज़ कुछ है और तब आप उसमें कुछ नया बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं ये इससे बताना का प्रयास कर रहा हूँ कि सम सॉर्ट ऑफ लिटरेचर आपके पास होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात कि आपको उस कल्चर के जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ के कल्चर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो कल्चर का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में। लैंग्वेज का नॉलेज हो अगर और कल्चर का नॉलेज ना हो तो आप परिकल्पना का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस बात को प्रूफ मैं प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन चूंकि वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम ये बात अगर कह के बस निकल जा रहे हैं कि कल्चरल नॉलेज हो आपके पास। चौथी बात अगर कहें और कहाँ से है, तो इनसाइट, इंट्यूशन भी कुछ चीज होती है, समझ, यानी कि आंतरिक समझ, वो कैसे विकसित होती है, इंट्यूशन कैसे विकसित होती है, समाज के अध्ययन से, साहित्य के अध्ययन से, ठीक है। आप अगर लॉजिकल माइंड के हो तो भी आप इनसाइट, तो इसके लिए इंट्यूशन एक हम शब्द या इनसाइट और इंट्यूशन दोनों को हम लेकर चल रहे हैं। इनसाइट इंट्यूशन का मतलब ये हुआ कि आप दूरदर्शी हैं, आप सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, तो फिर आप परिकल्पना निर्माण कर लेंगे। पांचवा कि आप तार्किक व्यक्ति हैं, आप लॉजिकल है, रेशनल है, आपका माइंड अगर रेशनल है, सोचना रीजनिंग करने की कैपेसिटी रखता है, समस्या समाधान में आप रुचि रखते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के आप हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के हैं, यानी आप समस्या समाधान करने में आपको अच्छा लगता है, आपको समस्याओं से खेलने में अच्छा लगता है। उसके बाद आपको अगर केस स्टडी आप करने में माहिर हैं, केस स्टडी यानी कोई एक सिचुएशन दिया जाता है और आपको निर्णय लेना होता है कि आप क्या करिएगा, तो वहाँ पर आपकी संवेदना टेस्ट हो जाती है, आप इमोशनल हैं, ज़्यादा इमोशनल है, कम इमोशनल है, कैसे हैं, किसे रिजेक्ट करते हैं। तो अगर आप इसकी कैपेसिटी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब कि आपके पास वो क्षमता है कि आप एक हाइपोथेसिस जनरेट कर लेंगे। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड के हैं तो भी कर लेंगे। लॉजिकल होना चाहिए, आंतरिक समझ होनी चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, लिटरेचर, प्रॉब्लम, ये सब, इन सब के अलावा जब इतनी सारी चीज़ें आपके पास है तो आप किसी परिकल्पना को फॉर्मुलेट कर सकते हैं जो आपके रिसर्च को एक रोड मैप देता है। कुल मिलाकर के मैं इस वीडियो में बात किया परिकल्पना क्या है, परिकल्पना क्यों करते हैं,
परिकल्पना कैसी होनी चाहिए और परिकल्पना के स्रोत क्या है। तो बस आज के वीडियो में फिर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे कि परिकल्पना कितने तरह की होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, शून्य परिकल्पना क्या होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।